हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले। हमारा पहला आर्टिकल है होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गौरव जनजातीय दिवस के बारे में। ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा क्रिटिकल मिनरल्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थेलियन मॉइड्स ट्रेजेडी के बारे में। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल करेंगे नोटों के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा आर्टिकल है लेक टिटिका का। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर, जो कि है होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। न्यूज़ में क्यों है? WPI इंडेक्स रिलीज हुआ है, जिसमें पिछले साल की तुलना में इस साल नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, मीन्स डिफ्लेक्शन शो किया गया है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पिछले साल 2022 में जब ये रिलीज हुआ था अक्टूबर 2022 में, तब काफ़ी चीज़ों के जो प्राइस थे वो काफ़ी कम थे। इस बार प्राइस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। इस बार जो प्राइस है वो प्राइस कम हो गए हैं, जिससे पिछले साल की तुलना में इस बार है वो नेगेटिव ग्रोथ शो हो रही है। ठीक, जानते हैं WPI के बारे में। WPI इसे रिलीज कौन करता है? इसे रिलीज करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक बॉडी है। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स इसे रिलीज कौन करता है? इसे रिलीज करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि कॉमर्स मंत्रालय के अंतर्गत एक बॉडी है। इसका बेस ईयर 2011 है और इसमें ओनली गुड्स को काउंट किया जाता है, सर्विस को काउंट नहीं किया जाता है। जबकि जो CPI होता है उसमें गुड्स के साथ साथ सर्विस को भी काउंट किया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस था। CPI और WPI दोनों का जो बेस ईयर वो 2011 है। पहले था 2004, जिसे ट्रांसफर किया गया था 2017 में। और अब जो बेस ईयर है वो है 2011। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। आर्टिकल है गौरव जनजातीय दिवस के बारे में। क्यों मनाया जाता है? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का बर्थ एनिवर्सरी है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी है। इनकी याद में गौरव जनजातीय दिवस मनाया जाता है। और अपने प्रधानमंत्री जी है वो झारखंड भी गए हैं इनको ट्रिब्यूट देने के लिए। जानते बिरसा मुंडा जी के बारे में। 15 नवंबर 1875 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा जी का बर्थ हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंडा ट्राइब में, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास रहती है, वहाँ हुआ था। बचपन से ये फाइटर थे, रिलीजियस लीडर थे और काफ़ी ऐसे काम किए थे जिसे हीरो की तरह देखा गया था। बिरसा फेज चलाया था, जिसका मीनिंग ये था, जिसका एम था, उस टाइम में रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा था। रिलीजियस कन्वर्जन क्यों हो रहा था? कि उस टाइम में ईसाई मिशनरीज तो इंडिया आ रहे थे। वो ईसाई मिशनरीज क्या करते थे कि दूसरा जो भी रिलीजन था उनके लोगों का वो रिलीजन चेंज करवा रहे थे, कन्वर्जन करवा रहे थे। बिरसा मुंडा जी ने बिरसाई चलाकर उन लोगों का जो भी रिलीजन अपना चेंज कर रहे थे उनको रोका। देखते हुए इन्हें फादर ऑफ अर्थ यानी धरती आबा भी कहा गया था। फादर ऑफ अर्थ यानी धरती आबा भी इनको कहा गया था। ठीक है। हिंदी गौरव जनजातीय दिवस क्यों मनाया जाता है? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। इनकी याद में गौरव जनजातीय दिवस मनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी झारखंड गए श्रद्धांजलि देने के लिए। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। बचपन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, लीडर थे, रिलीजियस लीडर भी थे। ये छोटा नागपुर पठार में इनका बर्थ हुआ था और एक आदिवासी नेता भी थे, धार्मिक नेता भी थे। ये उन्होंने बिरसाइत एक पंथ चलाया था, एक फेथ चलाया था बिरसाइत, जो आगे चल के काफ़ी प्रभावित हुए लोग इनसे, काफ़ी बड़ा धर्म बन गया था वो। और ये क्यों चलाया था? उस टाइम में ईसाई मिशनरी जो भारत आते थे वो कन्वर्जन करवा रहे थे, तो उनके जवाब में इन्होंने बिरसाई चलाया था। ठीक है। इनका विश्वास बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। और जल्द ही जो बिरसा जी थे वो काफ़ी वहाँ के आसपास के रीजन के जो भी ट्राइब्स थी उनमें काफ़ी फेमस हो गए थे बिरसा मुंडा जी। ठीक है। इन्हें धरती आबा यानी धरती का पिता भी कहा जाता था। और भी इनके बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने अपने जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें क्या योगदान दिया था। द ग्रेट तुमुल्ट यानी उलगुलान, एक रिवोल्ट हुआ था उलगुलान, वो रिवोल्ट इनके द्वारा ही किया गया था। इस रिवोल्ट में क्या होता था कि जो भी ट्राइब्स थे उनके खिलाफ बहुत सारे एक्ट किया जाते थे, उनको फ्रीडम नहीं दी जाती थी, उनकी जो ज़मीन थी वो छीन ली जाती थी। तो इस सब से परेशान होकर बिरसा मुंडा जी ने उलगुलान रिवोल्ट किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इसी रिवोल्ट को दबा तो दिया गया था, सैन्य का सहारा लिया, इन्होंने काफ़ी हिस्सा करी थी। तो ब्रिटिशर ने आर्मी को ले जाकर इस रिवोल्ट को दबा दिया। लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिशर को इनकी पावर का पता चल गया कि आर्मी काफ़ी जो आदिवासी है काफ़ी स्ट्रांग है, वहाँ की जनजाति काफ़ी स्ट्रांग है। तो इससे डरते हुए ब्रिटिशर ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाया। इस एक्ट में क्या होता था कि जो भी नॉन ट्राइबल थे उनको ट्राइबल्स लोगों की ज़मीन नहीं दी जाएगी। अब लैंड जो ट्रांसफ़र होगी ना वो ट्राइबल से नॉन ट्राइबल में नहीं की जाएगी। ये इसी रिवोल्ट का रिजल्ट था। इनको 3 मार्च 19 को जेल में दिया गया था, मतलब
इनको अरेस्ट कर लिया गया था। रीज़न वही था जो रिवोल्ट वगैरह का। और 9 जून को इनकी मृत्यु हो गई थी 25 वर्ष की एज में। इतनी छोटी एज में इन्होंने बहुत कुछ किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बन के उभरे थे। 8 टूलमेंट्स या उलगुलान रिवोल्ट, रिवोल्ट क्यों हुआ था? तो भेदभाव के खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट किया था। रिवोल्ट का रिजल्ट ये रहा कि इन्होंने काश्तकारी एक्ट आया। काश्तकारी नॉन ट्राइब से, ट्राइब्स की जो लैंड थी वो नॉन ट्राइब को ट्रांसफ़र नहीं होगी। 1900 में इनको गिरफ्तार कर लिया था और 9 जून को इनकी मृत्यु हो गई थी 25 वर्ष की उम्र में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर थे, रिलीजियस के साथ साथ में पॉलिटिक्स में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका बेस था उस टाइम में। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीड निकाली है। जो भी क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उनका कौन खोजेगा उनको, उसके बारे में बीड निकाली है। अब क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? ऐसे मिनरल्स जिसका जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो। ऐसे मिनरल्स जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो। इंपॉर्टेंस मीन्स इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में, साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी। अब नेशनल सिक्योरिटी इससे कैसे संबंधित हो सकती है? अब कोई मिनरल्स है उससे नेशनल सिक्योरिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है? काफ़ी सारी तरीक़ों से हो सकती है। जैसे लिथियम है, अगर लिथियम भारत में मिल जाता तो भारत को किसी और देश के साथ डील नहीं करनी पड़ती, लेकिन इतना नहीं करता। अपन सफिशियंट होते, अपने पास ही होते, अपन सेल्फ डिपेंडेंट होते। तो मिनरल्स है वो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। हमें ऐसे कई डिसीजन लेने पड़ते हैं मिनरल्स की वजह से, जो हमें नहीं लेने चाहिए, फिर भी लेते हैं ना। तो ये क्रिटिकल जो मिनरल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे मिनरल्स जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऐसे मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। अब ऐसे मिनरल कौन कौन से होते हैं? जैसे लिथियम है, ये क्रिटिकल मिनरल्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल, टाइटेनियम है, लिथियम है, पोटास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे 30 जो मिनरल्स है ना उनको आइडेंटिफाई किया है और उनको ये जो क्रिटिकल मिनरल है इसकी सूची में रखा है। 30 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 30 मिनरल को सूची में रखा। किसकी सूची में रखा है? सूची में रखा है क्रिटिकल मिनरल की सूची में। क्रिटिकल मिनरल की सूची में मतलब क्रिटिकल मिनरल टोटल कितने? 30 है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है और 30 मिनरल को क्रिटिकल मिनरल के अंतर्गत रखा। कौन सी मिनरल क्रिटिकल मिनरल होते हैं? जिनकी इकोनॉमिकल, डेवलपमेंटल एंड नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, ऐसे मिनरल्स क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। टोटल कितने रखे गए? 30 रखे गए हैं। कौन कौन से हैं ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपसे याद होंगे भी नहीं, बहुत सारे हैं। एल्यूमिनियम, बेरियम, कॉपर है, गैलिनियम है, गेरियम है, ग्रेफाइट है, काफ़ी सारे याद होंगे नहीं। बस एक बार नज़र मार सकते हो, आप देख सकते हो कि कौन कौन से हैं। ये सारे जो मिनरल्स हैं वो है क्रिटिकल मिनरल्स। कहाँ का हो सकता है जो क्रिटिकल मिनरल्स? इनका यूज़ काफ़ी होता है। इनका एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है और जो डिफेंस सेक्टर है उसमें भी काफ़ी इनका यूज़ होता है। इसके साथ साथ हमारे हेल्थ सेक्टर है ना, हेल्थ सेक्टर्स में भी इनका यूज़ होता है और एनर्जी सेक्टर में भी इसका जो लिथियम है एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी अलग अलग सेक्टर में इनका यूज़ होता है, तो इसलिए काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण खनिज जो भारत के कृषि है, फार्मास्यूटिकल है, दूरसंचार है, उनमें सब में इनकी जरूरत है। भारत सरकार ने 30 ऐसे मिनरल्स थे जिनको महत्वपूर्ण खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल की सूची में रखे हैं। कौन कौन से इनकी वहाँ पे लिस्ट दी गई है और जो ये क्या होते हैं, क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल कहा जाता है। यूज बहुत ज़्यादा होते हैं ये। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। इसको देखो, आर्टिकल है थैलियोमाइड्स त्रासदी एंड थैलियोमाइड्स ट्रेजेडी के बारे में। थैलियोमाइड ट्रेजेडी क्या है देख लो एक बार। थैलियोमाइड्स ट्रेजेडी के बारे में 1960s में ब्रिटिशर एक कंपनी थी जो हेल्थ में काम करती थी। इन्होंने एक ड्रग्स निकाला और इस ड्रग्स का यूज होता था प्रेग्नेंट लेडीज या वीमन को दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट करने के लिए। लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। उस टाइम में पता था नहीं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, अच्छी रेगुलेशंस होती नहीं थी। तो इसका जो रिजल्ट ये रहा कि उस टाइम में जो प्रेग्नेंट लेडी था उस पर इनका साइड इफेक्ट देखने को मिला। तो प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर तो साइड इफेक्ट देखने को मिला ही मिला, साथ में जो बच्चा था ना उसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव देखने को मिला। ठीक है ना, इसका बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिला। फिर यूएस की एक एजेंसी थी, यूएस FDA, मतलब यूएस की एक एजेंसी थी, उसने इसकी जांच की और पाया कि ये जो ड्रग्स है वो इलीगल है। मीन्स इसका जो प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं है, प्रॉपर यूज़ नहीं हुआ है और इसकी जो प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई है। और बाद में यूएस की जो एजेंसी थी इसने इस ड्रग्स को बैन कर दिया है। ब्रिटिशर ने इनके लिए माफ़ी भी मांगी थी कि हमने प्रॉपर चेक नहीं किया इसके, इसीलिए काफ़ी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। उसके बाद में जो भी जितने भी सारे देश थे
इन्होंने मतलब सब देश ने मिलकर हेल्थ के लिए एक ऐसी एजेंसी बनाई जो हेल्थ के लिए अप्रूवमेंट दे, चेक करे जो भी नई मेडिसिन बन रही है, जो भी नया ड्रग्स बन रहा है उसको प्रॉपर तरीके से चेक करे कि इसका कहीं मिसयूज तो ना हो। इसलिए देखो 2010 में ब्रिटिशर ने अपोलॉजी भी मांगी थी, लेकिन जो नुकसान था ना वो तो नहीं भर सकते ना, तो माफ़ी मांगने से तो हो नहीं सकता है। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। थैलियोमाइड्स त्रासदी त्रासदी 1960 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर की कई माताओं में, जो महिला थी, विमन थी, मदर्स थी, उनमें इनका प्रभाव हुआ और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। नेगेटिव इम्पैक्ट जो बच्चे थे उनके अंगों पे, चेहरे पे इसका इफेक्ट देखने को मिला। बाद में ब्रिटिशर ने माफ़ी भी मांगी थी। और जो बाकी जितनी भी जो एजेंसी थी ना अलग अलग देशों में, रेगुलेशंस एजेंसी बनाई गई जिसका काम यही था कि जो भी ड्रग्स वगैरह बनाया जाएगा उसे उससे अच्छी तरह से रेगुलेट किया जाएगा। ये देखो बच्चे, इनके ऊपर इस प्रकार का वो हो जाती थी डिसीज, ऐसी इस प्रकार की हालत हो जाती थी उनकी। तो ये थैलियोमाइड्स डिसीज के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट अपना आर्टिकल है नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नोटो के बारे में। नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है? तो न्यूज़ में इसलिए कि नोटो ने अपना एक डेटा रिलीज़ किया है और उस डेटा रिलीज़ करने की वजह से न्यूज़ में, तो उस डेटा में क्या क्या आया है? उस डेटा में सबसे शॉकिंग न्यूज़ क्या है पता है? शॉकिंग न्यूज़ ये है कि विमन के बारे में। अब लोग कहते हैं विमन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ये नहीं होता है। इस डेटा को आप देखोगे ना, इस डेटा में ये बताया गया है कि 5 ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसमें जो 4 ऑर्गन है ना वो मेन को दिए जाते हैं, एक है वो वुमेन को दिया जाता है। मतलब 80% जो ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है वो मैन के लिए ही होता है। तो इस पूरे जो नोटो ने अपना डेटा रिलीज किया ना, इसमें यही शॉकिंग न्यूज़ थी कि जो विमेन होते हैं ना उनके साथ में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी, मतलब ऑर्गन का जो ट्रांसप्लांट किया जा रहा है वहां पर भी भेदभाव किया जा रहा है। मतलब आप देख सकते हो, ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है, मतलब शॉक होने वाली बात है कि विमेन के साथ में हर सेक्टर में तो भेदभाव होता ही होता है। यहाँ जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है ना वहाँ पे भी विमेन के साथ में भेदभाव हो रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और यही इनके डेटा में भी शो हुआ है। डेटा में ये शो हुआ है कि 5 में से 4 जो ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हो रहा है वो मैन के लिए हो रहा है, एक है वो विमेन के लिए हो रहा है। और ये भी देखने को मिला है कि 80% जो मैन को वो मिलता ही है। साथ ही साथ में इसमें शॉकिंग न्यूज़ के रीज़न क्या दिया गया था भाई, क्यों विमेन को इतना ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है? तो वही पेट्रियाटिक सोच है, विमेन क्या करेगी वही सोच है, इतना आगे नहीं आना चाहिए, बच भी जाए तो आदमी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ये सब देखते हुए इतनी ये सब भेदभाव हो रहा है जो आज के टाइम में भी चल रहा है। ट्रांसप्लांट ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहाँ होते हैं? तो दिल्ली में होते हैं। तमिलनाडु का भी नंबर है, तमिलनाडु में भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं। ये सब इसके बारे में था। राष्ट्रीय अंग ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो ने अपना डेटा रिलीज किया है। नोटो किसके अंतर्गत आता है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय के अंतर्गत एक नोटो किसके अंतर्गत आता है? हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक बॉडी आती है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ, उसके अंतर्गत आता है ये नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। नोटो है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत एक डायरेक्टरेट जनरल आता है हेल्थ, उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और इसके इन्होंने डेटा रिलीज किया है। डेटा में दिखा गया महिलाओं के साथ काफ़ी भेदभाव होता है, उसके बाद में इन्होंने पूरा दिया गया। और हमारा एक एक्ट भी है जिसमें क्या होता है, हमारी पॉलिसीज भी है कि आज जहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट होंगे तो गरीबों को ऑर्गन दिए जाएंगे। तो ऐसे नहीं कि गरीबों से पैसे देकर आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हो, खरीद सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया गया है। ठीक है, कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे होगा। 27 नवंबर को अपना एक दिवस भी मनाया जाता है। 27 नवंबर को हमें हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण कल्याण मंत्रालय द्वारा 27 नवंबर को ऑर्गन ट्रांसप्लांट डे भी मनाया जाता है। ये न्यूज़ में था। हमारा सबसे लास्ट आर्टिकल है लेक टिटिकाका के बारे में। सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है? लेक टिटिकाका है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो भी चेंज हो रहा है उससे ग्लोबल वार्मिंग और जो भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है इससे ये छोटी होती जा रही है। ये न्यूज़ में था। अब जान लो उसका हमारे लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये लोकेशन इनका कहाँ है? इसका जो लोकेशन है ना साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में। ये देखो न्यूज़ में क्या है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। इसके बारे में फैक्ट है। सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लो, बोलीविया और पेरू। यहाँ पर जो पेरू देश है और बोलीविया, इसके बीच में ये जो लेक है वो स्थित है, सिचुएटेड है। 2 देशों के बीच में। कौन सा? बोलीविया और पेरू, 2 देशों के बीच में ये सिचुएटेड है। और इसका जो वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, जहाँ पे मतलब हाईएस्ट नेविगेबल मतलब वहाँ पे
वाहन मतलब जो नाव वगैरह होता है वो चला सके। तो हाईएस्ट नेविगेबल लेक है ये। कौन से महाद्वीप में है? तो साउथ अमेरिका महाद्वीप में है। कहाँ पर सिचुएटेड है? बोलिविया और पेरू जैसे दो देश हैं, बोलिविया पेरू, वहाँ पर सिचुएटेड है। और जो एंडीज पर्वत है वो यहीं पर है, एंडीज पर्वत यहीं पर है, ये भी याद रखना। ठीक है, माउंटेन एंडीज पर्वत है वो यहीं पर सिचुएटेड है। उसके पास में ये बोलिविया और पेरू जो देश है उन्हीं के पास में ये लेक टिटिका का सिचुएटेड है लेके। और साउथ जो अमेरिका है ना, उसकी फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है वो यही है। कौन सी है? लेक टिटिका। साउथ अमेरिका की फ्रेश वाटर की, साउथ अमेरिका की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है वो कौन सी है? लेक टिटिका का है। ये इसके बारे में फैक्ट थे, कुछ याद रखना, हिंदी में भी एक बार पढ़ लो आप। का न्यूज में क्यों लेक टिटिका का न्यूज में क्यों है? लेक टिटिका का है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण सिकुड़ती जा रही इसके लिए। और इसके बारे में ये देख लो कौन कौन से देशों के बीच में पेरू और बोलिविया इनके बीचों में है लेक टिटिका का। दो देशों के बीच में, कौन कौन से देशों के बीच में सीमा बनाती है, बॉर्डर बनाती है? बोलिविया और पेरू, ऊपर पेरू नीचे बोलिविया, उसके बीच में ये बॉर्डर बनाती है। ठीक है, इसके बारे में फैक्ट याद रखना। हाईएस्ट नेविगेबल लेक है नौगम्य झील, मतलब वहाँ पे नाव के लिए लंबी सबसे झील होती है वो यही है। दक्षिण अमेरिका में स्थित है, पेरू और बोलिविया के बीच में स्थित है। एंडीज पर्वत यहीं से जाता है, ये देखो एंडीज पर्वत का है। और दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है, ये चीज़ याद रखना। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आज के आर्टिकल डिस्कशन, आज के न्यू डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।